स्क्विड गेम्स, के ड्रामा, के पॉप और किमची। दोस्तों ये सारी चीजें आई है साउथ कोरिया से। पर क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर देश साउथ कोरिया 2060 तक शायद एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका कारण है साउथ कोरिया में बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स, जैसे पॉपुलेशन डिक्लाइन, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो साउथ कोरिया के लिए सॉल्व कर पाना मानो इम्पॉसिबल है। और ये मैं नहीं, ये सारी रिपोर्ट्स कहती हैं। तो आइए एक एक करके डिटेल में डिस्कस करें। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इंडिया में बैठे बैठे मैं साउथ कोरिया की प्रॉब्लम्स को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया जैसा डेवलप्ड देश जो प्रॉब्लम आज फेस कर रहा है, वैसे ही सिमिलर प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स आज इंडिया में भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं साउथ कोरिया की पॉपुलेशन क्राइसिस के बारे में, क्योंकि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम साउथ कोरिया सालों से फेस करता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, कोरिया के इस पॉपुलेशन कोलैप्स को समझने के लिए हमें फर्टिलिटी रेट इस वर्ड का मतलब समझना होगा। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को समझने के लिए फर्टिलिटी रेट एक बहुत जरूरी मैट्रिक्स होता है, जिसका मतलब है कि उस कंट्री की विमेन अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म दे रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी कंट्री की फर्टिलिटी रेट 2.0 है, तो उसका मतलब है कि उस कंट्री की विमेन एवरेज 2 बच्चों को जन्म दे रही है। और 5.0 है तो कंट्री की महिलाएं एवरेज 5 बच्चों को जन्म दे रही है। और कंट्री की पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए उस कंट्री की फर्टिलिटी रेट का 2.1 होना बहुत जरूरी है, जिसे रिप्लेसमेंट लेवल भी कहा जाता है। हमारे भारत की बात करें तो आज हम 1.9 के टोटल फर्टिलिटी रेट पर हैं। अब साउथ कोरिया की बात करने से पहले एक बार इस ग्राफ को देखो। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि साउथ कोरिया की फर्टिलिटी रेट 1960 से लेकर 2025 तक ड्रास्टिकली डिक्लाइन हो रही है। जहां 1960 में 5.21 फर्टिलिटी रेट था, 2025 में 0.7 तक गिर चुका है। और क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट स्कोर किस कंट्री का है? यू गेस्ड इट राइट, इट इज साउथ कोरिया। और अगर इन नंबर से आपको हैरानी नहीं हो रही है तो ये सुनो, कोरिया की कैपिटल सोल में तो ये नंबर गिरकर 0.55 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से साउथ कोरिया को एक डिसअपीयरिंग सोसाइटी का नाम दिया जा रहा है। दोस्तों, अभी मैंने एक रीसेंट रिसर्च में पढ़ा था कि 1991 से लेकर के आज तक, मतलब 30 सालों में कोरिया की पॉपुलेशन में 8.7% का इंक्रीज देखने को मिला था। जहां अप्रैल में वहां 20,000 नए बच्चे पैदा तो हुए थे, लेकिन इसमें एक डाउट है कि क्या ये 8.7% का इंक्रीज कोरिया को रिप्लेसमेंट लेवल तक ला भी पाएगा या नहीं। क्योंकि साउथ कोरिया का प्रोजेक्शन डेटा यानी प्रिडिक्टेड डेटा ये कहता है कि आज जिस साउथ कोरिया की 51 मिलियन की पॉपुलेशन सिर्फ 37 मिलियन हो जाएगी और साल 2100 आते आते ये नंबर गिरकर 15 मिलियन तक हो जाएगा। सोचो, एक ऐसा देश जहां सड़कें और गलियां एकदम शांत हो। पर दोस्तों, सवाल यह है कि कोरिया में पॉपुलेशन डिक्लाइन की प्रॉब्लम आखिर बढ़ती ही क्यों जा रही है और इसे सॉल्व कर पाना कोरिया के लिए मानो इम्पॉसिबल सा क्यों है। ऐसा नहीं है कि कोरिया एक डेवलपिंग कंट्री या फिर एक कमजोर देश है जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कोरिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर। पर फिर भी पॉपुलेशन प्रॉब्लम मानो कोरिया के लिए इरिवर्सिबल है। जब हम कोरिया को बाहर से देखते हैं तो हमें पॉप कल्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी और पैलेटेबल कोरियन क्विजीन देखने को मिलता है। और इसी चकाचौंध और ग्लैमर की वजह से कोरिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वन ऑफ द हाईएस्ट माना जाता है, जहां पर हाउसिंग, एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज हमेशा हायर एंड पर रहते हैं। हाउसिंग की बात करें तो साउथ कोरिया में सोल का अपार्टमेंट मार्केट एशिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट है, जिसका पर स्क्वायर मीटर प्राइस 13 मिलियन कोरियन वॉन है। और कोरिया की बाकी प्राइम लोकेशंस जैसे गंडम में ये रेट्स और भी प्रीमियम एंड पर है, विद 25 to 40 मिलियन पर स्क्वायर मीटर। और दोस्तों, कोरिया की अपार्टमेंट मार्केट में 2020 से लेकर 2025 यानी 5 सालों में 32% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि दूसरी कंट्रीज की डेवलप्ड सिटीज जैसे टोक्यो और शंघाई से भी ज्यादा है। हाउसिंग के अलावा साउथ कोरिया में एजुकेशन कॉस्ट भी एक्सट्रीमली हाई है और इंटेंस एकेडमिक कंपटीशन के कारण वहाँ की प्राइवेट ट्यूशन एक $20 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। और यही हाई एजुकेशनल कॉस्ट फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन चुका है। और प्राइवेट एजुकेशन कोरिया की एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग का 12% ले जाता है, क्योंकि फैमिलीज को अपने बच्चों के प्राइवेट ट्यूशंस के लिए पे करना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चों को कोरिया के टॉप टियर कॉलेजेस में पढ़ा सके। हाउसिंग, एजुकेशन और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, इन सारे फैक्टर्स की वजह से कोरिया का कॉस्ट ऑफ लिविंग तेजी से बढ़ रहा है। और इतने एक्सपेंसिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कोरियंस कई बार वर्कोहॉलिज्म के विक्टिम बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के वर्किंग पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। और वहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है यानी बैचलर या यूथ,
उनके पास डेटिंग, मैरिज, स्टार्टिंग अ फैमिली, इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। और ओवरऑल एकेडमिक कंपटीशन तो है ही, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप्स पर बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। और अक्सर देखा गया है कि साउथ कोरिया की जो यंग पॉपुलेशन है उनमें लोनलीनेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स ये हमेशा उनके दिमाग में रहता ही है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स कोरिया की यंगर जनरेशन को डेटिंग, मैरिज और फैमिली शुरू करने से डिमोटिवेट करती है। और क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल क्रिएट करते हैं, जिसका इम्पैक्ट आज साउथ कोरिया की इकोनॉमी पर भी ग्लोबल लेवल पर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन सालों से डिक्लाइन होती आ रही हो तो उस कंट्री में एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है, क्योंकि जनरली पॉपुलेशन डिक्लाइन का मेजर इम्पैक्ट उस कंट्री की इकोनॉमी पर पड़ता है। लोअर बर्थ रेट के कारण वो कंट्री एक ओल्ड एज सोसाइटी बन जाती है और वहाँ काम करने वाली यंग जनरेशन बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की यंगर पॉपुलेशन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है जस्ट टू कीप द सोसाइटी रनिंग। और डेटा की माने तो साउथ कोरिया की आज जो 36 मिलियन की वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 2050 तक 30 मिलियन पर आ जाएगी, जिसकी वजह से कोरिया में 2 में से 1 इंसान 65 साल का होगा, 10 लोगों में से 1 इंसान 25 साल का होगा और 100 लोगों में से सिर्फ 1 कोई छोटा बच्चा होगा। अगर आज की बात करें तो कोरिया में 65 साल से ऊपर की पॉपुलेशन लगभग 20% तक पहुंच चुकी है और यही 20% की ओल्ड एज पॉपुलेशन फ्यूचर में 40% पर पहुंच जाएगी। और इतनी बड़ी ओल्ड एज पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए वहाँ की यंगर जनरेशन को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि सरकार को इन यंग वर्किंग क्लास लोगों से टैक्स मिल सके, जिससे ओल्ड एज होम्स और पेंशन स्कीम्स को फंड किया जा सके। दोस्तों, किसी कंट्री के पेंशन सिस्टम को स्मूथली फंक्शन कराने के लिए वहाँ पर एक ओल्ड एज रिटायरी के लिए 2 से 3 वर्किंग क्लास लोगों की आवश्यकता होती है, ताकि यंग पॉपुलेशन पर ओल्ड एज मेंटेनेंस का ज्यादा बर्डन ना आए। लेकिन दोस्तों, साउथ कोरिया का वर्कर टू रिटायरी डिपेंडेंसी रेशियो और भी कम है। वहाँ सिर्फ 1 वर्कर है जो एक रिटायरी को फंड कर रहा है और फ्यूचर प्रोजेक्शंस बताते हैं कि ये वर्कर रिटायरी का रेशियो और भी श्रिंक हो जाएगा और 2060 तक साउथ कोरिया हाईएस्ट डिपेंडेंसी रेशियो पर आ जाएगा और 2060 तक कोरिया का पेंशन फंड डिप्लीट यानी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, लो फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन कोलैप्स, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और कांस्टेंट फाइनेंशियल बर्डन, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से साउथ कोरिया एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर रिलेंटलेस कंपटीशन और मटेरियलिज्म आ चुका है, जिसकी वजह से वहां के लोगों की प्रायोरिटीज ही चेंज हो चुकी है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो साउथ कोरिया पर हो तो कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को हम कैसे भूल सकते हैं। ये इंडस्ट्री आज ग्लोबल लेवल पर इन्फ्लुएंशियल है और दुनिया भर में लोग कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैसिवली अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके चलते कोरिया में लास्ट ईयर मेडिकल टूरिज्म स्पेंडिंग 1 ट्रिलियन कोरियन वॉन तक पहुंच गई। अब शॉर्ट में बताता हूँ, मेडिकल टूरिज्म मतलब बाहर की कंट्रीज से लोग कोरिया में आते हैं, कोरिया में आकर प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स और डबल आईलिड सर्जरी करवा रहे हैं, जिसकी वजह से 1 ट्रिलियन कोरियन वॉन का 77% सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी पर स्पेंड किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया में अच्छा दिखना ये एक चॉइस नहीं, एक जरूरत बन चुका है। कोरिया में लुकिज्म का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग आपको किस तरह पब्लिक में ट्रीट करेंगे ये अक्सर आपके लुक्स पर डिपेंड करता है। आपका जॉब लगना और प्रमोशन मिलना, ये सारी चीजें आपके लुक्स पर ही डिपेंड करती है। और कोरियन पॉप कल्चर ने इस चीज को और भी फ्यूल कर दिया है। क्लियर स्किन, स्लिम नोज और वी शेप जॉ लाइन, इन सारे सुपरफिशियल फैक्टर्स को आइडियल ब्यूटी माना जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का यूथ एक कांस्टेंट साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहता है टू लुक गुड विद सर्जरीज इवन इफ इट इज कॉस्टिंग यू योर लाइफ। दोस्तों, जब किसी कंट्री में इतना कंपटीशन हो तो वहाँ के लोगों में वर्कोहॉलिज्म बहुत तेजी से ग्रो होने लगता है। लेकिन साउथ कोरिया के वर्कोहॉलिज्म की प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग है, जिसको समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। 1950s में जब कोरियन वॉर एंड हुआ, तब पोस्ट कोरियन वॉर के बाद वहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और साउथ कोरिया वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज में आ चुका था। लेकिन 1960 आते आते कोरिया ने मानो एक इकोनॉमिक टेक ऑफ देखा, क्योंकि कोरियन स्कूल्स में बच्चों को पहले से ही डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क और स्ट्रिक्ट वर्क एथिक्स के बारे में पढ़ाया गया। अब सुनने में ये काफी अच्छा आइडिया और अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा हो, लेकिन जिस अच्छे इंटेंशन से ये एजुकेशन वहाँ के बच्चों को दी जा रही थी, उसकी वजह से साउथ कोरिया में एक जनरेशनल वर्कोहॉलिज्म की हैबिट डेवलप हो गई, जो कि कोरिया के आज के मॉडर्न डे वर्कोहॉलिज्म का रीजन है। ग्वारोसा एक ऐसा टर्म है जो कोरिया में यूज होता है, जिसका लिटरली मतलब है डेथ बाय ओवरवर्क। साउथ कोरिया जापान के बाद दूसरा देश है जो बहुत काम करता है, जिसके कारण वहाँ पर ओवरवर्क से मरने वाले लोगों की संख्या मानो शूट अप हो चुकी है। साउथ कोरियंस वर्क नियरली 6 days a week with 60+ ऑफ वर्किंग आवर्स अ वीक, जिसको देखते हुए कोरियन गवर्नमेंट को एक लॉ पास करना पड़ा, जिसका मोटिव था टू रिड्यूस द वर्किंग आवर्स ऑफ कोरियन पीपल फ्रॉम 68 आवर्स पर वीक टू 40 आवर्स। इतने टॉक्सिक और ब्रूटल वर्क कल्चर का एक ही रिजल्ट है।
एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर डिप्रेशन और सुसाइडल रेट्स आसमान छू रहे हो, जहाँ पर लोगों को कोई इच्छा नहीं कि वे कंफर्टिंग रिलेशनशिप में आकर एक फैमिली स्टार्ट करें। एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें इंडिया में भी देखने को मिल रही है। इंडिया में भी वर्कोहॉलिज्म तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में भी हम डिंग फिलॉसफी को अपना रहे हैं, विच मीन्स डबल इनकम एंड नो किड्स। अगर हमने अभी इस बात को सीरियसली नहीं लिया तो पता नहीं आने वाले टाइम में शायद हमें भी ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ जाए। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी थॉट्स है कमेंट सेक्शन खुला है, आओ बातें करें। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई एम संजय एंड आई एम गोना लीव टिल द नेक्स्ट वीडियो।